इस वीडियो में हम लोग गवर्निंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थर्मल पावर प्लांट की गवर्निंग सिस्टम जो होती है, जनरली अभी जो गवर्निंग सिस्टम फॉलो की जाती है वो है EHTC, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों कपल्ड किया होगा और ये कंट्रोल कर रहा होगा टरबाइन के सिस्टम को। गवर्निंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि टरबाइन के लोडिंग को कंट्रोल करना, या किसी भी चीज़ के गवर्निंग सिस्टम को क्या कहते हैं, जो लोड आउटपुट है हमारा उसे कंट्रोल करेगा। सो लोड आउटपुट डायरेक्टली लिंक है यहाँ पर टरबाइन के केस में स्टीम फ्लो से, और स्टीम फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल वाल्व से। सो कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को चेंज करने से स्टीम फ्लो चेंज होगा। हम लोग जानते हैं 500 मेगावाट के यूनिट में फुल लोड कंडीशन में 1500 टन पर आवर अप्रॉक्स स्टीम फ्लो होता है, एंड टेक्निकल मिनिमम लोड कंडीशन में 260 मेगावाट में ये अप्रॉक्स 900 टन पर आवर हो जाता है। सो ये जो वेरिएशन है स्टीम फ्लो का, जो टरबाइन के इनसाइड जा रहा है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, उसका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल वाल्व के थ्रू। और कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है वो है गवर्निंग सिस्टम। अब गवर्निंग सिस्टम में दो पार्ट यहाँ पर है, एक है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक या इलेक्ट्रोलॉजिक कह सकते हैं उसको, और दूसरा हाइड्रोलिक पार्ट। इन दोनों पार्ट से कपल्ड होके ये पूरा सिस्टम रन कर रहा है। इसको हम लोग देख सकते हैं एज अ ब्रेन, मतलब इसमें लॉजिक होगा और ये लॉजिक डिसाइड करेगा कि कंट्रोल वाल्व कितना ओपन होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिचुएशन। जिस कंडीशन और सिचुएशन में टरबाइन हमारा रन कर रहा है, ग्रिड से सिंक्रोनाइज्ड है या आउट ऑफ द ग्रिड है, टरबाइन ट्रिप कर गई है या फिर टरबाइन का लाइट अप हो रहा है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, उसके अकॉर्डिंगली ये ब्रेन डिसाइड करेगा कि कितना परसेंटेज ओपन रखना है कंट्रोल वाल्व को और कितना स्टीम फ्लो क्रॉस करेगा उस कंडीशन में। नाउ हाइड्रोलिक क्या है, इसको एज अ मसल हम लोग देख सकते हैं। ये वो ऑयल सिस्टम है जो ऑपरेट कराएगा कंट्रोल वाल्व को। सो डिसीजन मेकिंग है लॉजिक के थ्रू होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक के थ्रू होगा, और हाइड्रोलिक जो है वो जो ओपन कराएगा कंट्रोल वाल्व को एज अ मसल बिहेव करेगा। इन दोनों सिस्टम का जो कपल्ड फॉर्म है वही है EHTC, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टरबाइन कंट्रोलर। ना पहले क्या होता था, सिर्फ ये पार्ट होता था हाइड्रोलिक कंट्रोलर, इसको कहते हैं HG, हाइड्रोलिक गवर्नर। ना हाइड्रोलिक गवर्नर के केस में क्या होता था, कोई ब्रेन टाइप का कमांड नहीं होता था। जो कुछ भी कमांड देना है कंट्रोल वाल्व को वो डायरेक्ट मसल से ऑपरेट होगा, मतलब ऑयल प्रेशर से कंट्रोल वाल्व ओपन एंड क्लोज हो सकता है। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये ऑपरेटर के हैंड में था। सो ऑपरेटर का अगर मिस्टेक होगा तो डायरेक्ट मिस्टेक आएगा कंट्रोल वाल्व के पोजीशन में, जिसके कारण टरबाइन डेंजरस सिचुएशन में भी जा सकता है, ओवर स्पीड हो सकता है या फिर ट्रिप कर सकता है। बट अभी हमारे पास लॉजिकल सर्किट है जिसके थ्रू खुद ही टरबाइन डिसाइड करेगा, गवर्निंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कितना हमें कंट्रोल वाल्व का पोजीशन रखना है किस सिचुएशन में। वो सारे वेरियस लॉजिक्स जो है वही लॉजिक है जो स्पीड कंट्रोल लूप, प्रेशर कंट्रोल लूप एंड लोड कंट्रोल लूप में इनकोडेड की गई है। सो इन सारे लॉजिक्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। बट गवर्निंग सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है थर्मल पावर प्लांट के लिए। इस सिस्टम का स्टडी करने के लिए वीडियो लंबा होगा, इसलिए इसे पार्ट वाइज कर दिया गया है। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग EHTC गवर्निंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में स्पीड कंट्रोल लूप के बारे में भी स्टडी करेंगे कि स्पीड कंट्रोल लूप में किस तरह का लॉजिक वर्क करता है किस केसेस में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम में जो DCS पेज होता है उसमें जो EHTC इंटरफेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इस इंटरफेस में हम लोग देख सकते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इन सारे कंपोनेंट को पहले वन बाय वन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेपरेटली स्टडी करेंगे स्पीड कंट्रोल लूप किस तरह बिहेव करेगा, लोड कंट्रोल में कैसे लॉजिक काम करता है, प्रेशर कंट्रोल में कैसे लॉजिक काम करता है, और हाइड्रोलिक सर्किट ऑयल वाला जो है जो डायरेक्टली कंट्रोल वाल्व को एज अ मसल ओपन करता है वो किस तरह से फंक्शन करता है। सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें जो वेरियस कंपोनेंट दिखाया गया है उन सभी का रोल क्या है। और सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है स्पीड रेफरेंस। स्पीड रेफरेंस वो ब्लॉक है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन होगा और आप यहाँ पर स्पीड कमांड दे सकते हो। सो स्पीड कमांड कब देना है, कब ये ऑटोमेटिक ट्रैक करके किसी दूसरे वैल्यू से फॉलो करेगा, ये सब का डिटेल्ड स्टडी हम लोग स्पीड कंट्रोल लूप में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जानना है कि स्पीड रेफरेंस वो ब्लॉक है कमांड जहां पर हम लोग क्लिक करके यहाँ पर
एक टेम्पलेट खुलेगा, उस टेम्पलेट में आप स्पीड की वैल्यू इंपुट कर सकते हो। ये स्पीड इंपुट करने के लिए ब्लॉक दिया गया। उसी तरह लोड रेफरेंस दिख रहा होगा, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट खुलेगा जिसमें लोड का अमाउंट, कितना लोड रखना है वो दे सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर एम एस प्रेशर सेट पॉइंट दिया गया है। एम एस प्रेशर सेट पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख भी पा रहा है वैल्यू, इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट खुलेगा, वहाँ से एम एस प्रेशर के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं, या फिर राइट भी करके डायरेक्टली दे सकते हैं। सो ये इनपुट हो गया हमारा स्पीड रेफरेंस, लोड रेफरेंस एंड एम एस प्रेशर सेट पॉइंट। ये 3 लूप हो गए, स्पीड लूप, लोड लूप एंड प्रेशर लूप। इन तीनों का इनपुट ब्लॉक जो है वो यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है वो आता है NRTD। सो स्पीड रेफरेंस में आप कुछ भी वैल्यू सपोज डाल दे रहे हो। सपोज हमारा टरबाइन चल रहा है 360 RPM पे, और नेक्स्ट हमें डालना है 3000 RPM कमांड। ये रोलिंग हो गई। रोलिंग करते टाइम में टरबाइन का स्पीड 360 RPM से डायरेक्टली 3000 RPM पुट किया जाता है। सो स्पीड रेफरेंस में क्लिक करेंगे और वहाँ पे 360 के जगह पे डायरेक्टली राइट करके 3000 RPM कर देंगे। सो जैसे ही ये करेंगे तो एक लार्ज चेंज आएगा स्पीड के इनपुट में। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा होगा। ये डिफरेंस डायरेक्टली अगर कमांड में चला जाता है, सपोज ये डिफरेंस स्पीड का डायरेक्टली कमांड के में चला जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वाला 100% ओपन हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर को ये दिखेगा कि 360 RPM में अभी टरबाइन रनिंग सिचुएशन में है और वो 3000 RPM में पहुंचने वाला है। तो इस केस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कंट्रोल वाल को 100% ओपन कर देगा। ये 100% ओपन ना हो इसके लिए कमांड जो कंट्रोलर रिलीज करता है वो ग्रेजुअली करेगा। 360 के बाद डायरेक्टली 3000 नहीं जाने देगा। हमारा इनपुट 3000 है RPM का, बट ये इनपुट डायरेक्ट नहीं जाएगा कंट्रोलर के पास। ये +60 +30 इस तरह से इंक्रीज करेगा और एक रेट फॉलो करेगा। 10 सेकेंड में थोड़ा इंक्रीज करेगा, फिर उसके अगले 10 सेकेंड में इंक्रीज करेगा। इस तरह से एक सडन रेट फॉलो करेगा और रेट फॉलो करते हुए ये इंक्रीज कराएगा टरबाइन के स्पीड को। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग dN/dt रेट दिया है कि किस रेट से ये इंक्रीज करेगा। सो dN/dt जो टरबाइन का स्पीड इंक्रीज करते टाइम में लगता है वो मैक्सिमम 600 RPM पर मिनट का होता है, एंड मिनिमम ये 108 RPM पर मिनट का होना चाहिए लाइट अप के केस में, जब टरबाइन को हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं रोलिंग स्पीड से सिंक्रोनाइजेशन 3000 के स्पीड में। सो ये जो रेट है इसके बीच में, ये रेट कौन डिसाइड करता है, ये रेट क्यों दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस रेट को प्रोवाइड करने का मेन रीज़न था कि सडनली अगर कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा फुल और एक्सेलरेट करेगा टरबाइन को बहुत ही हाई स्पीड में, सो वो एक्सेलरेशन डेंजरस होगा टरबाइन के लिए। ये वेरी हाई एक्सेलरेशन डेंजरस होगा और थर्मल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस टरबाइन पे बहुत ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस लोडिंग से बचाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा एक रेट से ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। वो रेट भी बहुत ही हाई है बट एक जर्क नहीं देता, वो ग्रेजुअल इंक्रीज कराता है, एक्सेलरेट करता है। सो ये डिसाइड कौन करता है? ये TSC मार्जिन डिसाइड करता है। TSC मार्जिन का मतलब हो गया टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर। इसका नाम ही है टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर। ये देखता है कि टेम्परेचर टरबाइन रेडी है कि नहीं इस एक्सेलरेशन को फॉलो करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ये रेट को डिसाइड करके ही NRTD में इनपुट इन करने देता है जो हम लोगों ने इनपुट दिया था स्पीड रेफरेंस में। सो NRTD का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से इवैल्यूएट करता है कि किस रेट से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड को। उसी तरह PRTD का ये है कि ये भी टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर से इवैल्यूएट करने के बाद ये डिसाइड करता है कि किस रेट से आप लोड इंक्रीज कर सकते हो। तो ये दो सर्किट हमें मिलेगा स्पीड रेफरेंस में और प्रेशर रेफरेंस में। यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि किस रेट से हमें स्पीड को इंक्रीज करना है या किस रेट से पावर को इंक्रीज करेगा टरबाइन, वो इस लॉजिक में इनकोडेड है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर TSC के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे वहाँ पर कि किस तरह से डिसाइड होता है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस या किस किस फैक्टर से ये डिसाइड होता है कि किस रेट से स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या लोडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास dN/dt का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होता है 600 RPM पर मिनट का। इस 1 मिनट में 600 RPM का इंक्रीज आप टरबाइन का कर सकते हो अगर TSC मार्जिन अलाउ कर रहा है 100% वैल्यू से। और लोड के लिए कहेंगे dP/dt। लोड इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग 50 मेगावाट पर मिनट के रेट से अगर TSC वैल्यू अलाउ कर रहा है 100% मार्जिन।
टर्बाइन स्ट्रेस कंट्रोलर को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने इवेलुएट करके बताया कि 100% मार्जिन आपके पास अवेलेबल है, आप फुल स्पीड से जा सकते हैं, तो ये मैक्सिमम कैप है। इससे हम लोग हमेशा नीचे ही रखने का ट्राई करेंगे जब कभी भी लोड इंक्रीज करा रहे हैं। और स्पीड के केस में देखेंगे कि इसका मिनिमम लिमिट ज़्यादा क्रिटिकल है। वी नो की क्रिटिकल स्पीड होता है, क्रिटिकल स्पीड को बहुत ही फास्टली हम लोगों को क्रॉस करना होता है, इसलिए मिनिमम 108 आरपीएम पर मिनट का स्पीड होना ही चाहिए जब हम लोग क्रिटिकल स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं। क्रिटिकल स्पीड 700 आरपीएम से 1850 आरपीएम के बीच में लाई करता है। 3 4 5 क्रिटिकल स्पीड्स होती है। इसे क्रॉस करना है फास्टली, और इसे फास्ट क्रॉस करने के लिए एक मिनिमम लिमिट लगा दिया गया है 108 आरपीएम पर मिनट का। अगर इस रेट से स्लो हो गया टरबाइन, तो वो बैक फॉल कर जाएगा, फॉल करके अपने नियर बाय रोलिंग स्पीड पे आ जाएगा जो है 360 आरपीएम, और फिर से दोबारा हम लोगों को रोलिंग के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, और इस रेट से हाइयर रेट से टरबाइन को रोल करके स्पीड को इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एनआरटीडी क्या हो गया, पीआरटीडी क्या हो गया, स्पीड रेफरेंस क्या हो गया, लोड रेफरेंस क्या हो गया, और प्रेशर सेट पॉइंट जो हम लोग मेन स्टीम का प्रेशर कितना रखना चाहते हैं वो क्या हो गया। ये तीनों अपने लॉजिक से आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे रास्ते में इनपुट आ गया टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर का, जो इनपुट इसमें दे रहा है। उसके बाद ये जाएगा और यहाँ पर आके समेसन होगा। समेसन वाला जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, उसमें 3 4 इनपुट आ रहा है। एक इनपुट आ रहा है जो एनआरटीडी ने रिलीज़ किया, दूसरा इनपुट आ रहा है प्रेशर बाइसिंग का, और यहाँ पर स्पीड इवेल्यूएटर एक्चुअल स्पीड का वैल्यू आ रहा है। ये सब आने के बाद यहाँ ये डिसाइड करेगा कि कितना एरर है। एक्चुअल स्पीड और जो हमारा एनआरटीडी है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही ये आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट इसने जनरेट किया और जनरेट करके ये स्पीड कंट्रोलर को दे देगा। स्पीड कंट्रोलर का क्या काम है, ये कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करेगा कि कितना परसेंट कंट्रोल वाल्व को ओपन कमांड देना है। ये कैलकुलेट करके एक परसेंटेज जनरेट करेगा। ये परसेंटेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं 11% अभी जनरेट हो रहा है। ये परसेंटेज जनरेट करके लॉजिकल परसेंटेज है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। ये सिग्नल आगे की तरफ बढ़ेगा। बढ़ने के बाद हम लोग देख सकते हैं एक लूप है जो 100% से क्रॉस कर रहा है, ये लूप, और एक मैक्सिमम गेट से जा रहा है। फिर फाइनली इधर से होते हुए ये पोजिशन कंट्रोलर के पास जाएगा, और पोजिशन कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि किसके लूप का वैल्यू हम लोगों को ऑपरेट करना है। ये स्पीड कंट्रोल लूप हो गया। ये वाला जो लाइन देख पा रहे हैं हम लोग, ये पूरा स्पीड कंट्रोल लूप में आएगा ना। नेक्स्ट ब्लॉक देखेंगे हम लोग, यहाँ लोड रेफरेंस हो गया, ये समझ में आ गया। पीआरटीडी भी हो गया क्लियर, समेसन ब्लॉक हो गया, और एक मिनिमम गेट लगा है। लोड कंट्रोल का आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। लोड कंट्रोल कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पे लोड कमांड दिया, वो पीआरटीडी में जाएगा। पीआरटीडी इवैल्यूएट करेगा कि टरबाइन रेडी है कि नहीं। इतने लोड के लिए नहीं रेडी है तो वो रिलीज करेगा वैल्यू को एक ग्रेजुअल रेट से, और उसके बाद वो समेसन में जाएगा। समेसन में यहाँ पर आएगा मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग रख रहे हैं 520 मेगावाट, 500 मेगावाट के लिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है। यहाँ से ये फिल्टर करेगा कि अगर इससे आपने एक्स्ट्रा कमांड दे दिया है, सपोज 600 मेगावाट किसी ने दे दिया है, तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, मैक्सिमम गेट हो गया। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी इंटरवल का इन्फ्लुएंस आएगा। ये सब हम लोग डिटेल में लोड कंट्रोल में पढ़ेंगे, और सबको ये समेसन करके आगे की तरफ भेजेगा। और यहाँ मिनिमम सर्किट फिल्टर लगा है। फिर आगे की तरफ जाने के बाद एक्चुअल लोड का वैल्यू यहाँ से इनपुट ले रहा है, और इन दोनों के डिफरेंस के हिसाब से कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। सपोज कोई डिफरेंस नहीं है, सपोज टरबाइन फॉलो कर रहा है 280 मेगावाट पे, और हमारा जो इस लोड रेफरेंस का वैल्यू है उसको भी 280 मेगावाट रखा है, तो एक्चुअल जो है वो एक्चुअल वैल्यू एंड सेट पॉइंट जो हम लोगों ने दिया है ये दोनों सेम है। अगर इस कंडीशन में जो कंट्रोल वाल्व का पोजीशन सपोज 60% है, तो वो 60% पे होल्ड करके बैठा रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ना नेक्स्ट है, यहाँ पे कंपोनेंट दिखाया गया, मेन स्टीम प्रेशर सेट पॉइंट दे दिया गया है। एक्चुअल प्रेशर का यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है, ये दोनों जाएगा। प्रेशर डेविएशन देखिएगा, प्रेशर डेविएशन में जो भी डेविएशन आएगा वो आगे की तरफ जाके प्रेशर कंट्रोल लूप में जाएगा, और यहाँ से कमांड यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा परसेंटेज में, और वो लॉजिक चला जाएगा मिनिमम गेट पे डायरेक्टली। और ये मैक्सिमम गेट हो गया, ये मिनिमम गेट हो गया, ये पोजीशन कंट्रोलर हो गया। जो फाइनल वैल्यू इन सब से फिल्टर होने के बाद किसी एक लूप का आएगा। हर टाइम में एक ही लूप सर्विस में रहता है, चाहे तो स्पीड कंट्रोल में होगा, या लोड कंट्रोल में, या प्रेशर कंट्रोल में होगा। कब किस कंट्रोल सिस्टम में रहता है टरबाइन, वो हम लोग लॉजिक सर्किट में देखेंगे। सपोज ये फिल्टर होके आ गया, एक फाइनल वैल्यू आ गया जो मिनिमम इन सब में होगा, वो यहाँ पर आया पोजीशन कंट्रोलर के पास। पोजीशन कंट्रोलर इसको देगा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वो हाइड्रोलिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ये आगे की तरफ एक सर्किट में देगा जो है हाइड्रोलिक मिनिमम, और यहाँ पे एक प्लंजर कॉइल लगा। प्लंजर कॉइल इंटरफेस है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक वाला पार्ट है।
इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक। जितने भी स्पीड कंट्रोल, लोड कंट्रोल एंड प्रेशर कंट्रोल, ये सारे लूप इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक वाले पार्ट है। और ये प्लंजर वाले इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एंड हाइड्रोलिक पार्ट। कि ये जो स्टॉप वाल्व और कंट्रोल वाल्व है ये हाई मेटल टेम्परेचर का जोन है। यहाँ पर अगर नॉर्मल ऑयल यूज़ करेंगे तो फायर लग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ जो यूज़ करते हैं ऑयल वो फायर रेसिस्टेंस होगा। फायर रेसिस्टेंस होने के कारण ये ऑयल काफ़ी कॉस्टली होता है। इसका ₹500 to 700 पर लीटर प्राइस होता है अप्रॉक्स। सो एक ड्रम अगर देखेंगे, एक ड्रम का प्राइस लगभग 1 लाख टू 1.5 लाख होता है। इस ऑयल को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। ये ऑयल स्पेसिफिक ऑयल है जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल ऑपरेशन कर सकता है, स्टेबली जाकर कंट्रोल वाल्व, स्टॉप वाल्व को ओपन कर सकता है। सो ऑयल का यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है और इसलिए ऑयल को हम लोग कभी भी इस केस में वेस्ट नहीं कर सकते। ये ऑयल जो है, यहाँ पर ऑयल का प्रेशर दिखाया गया, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर, कंट्रोल वाल्व को जो ऑपरेट कर रहा है इन दोनों के कंट्रोल वाल्व को, एचपी के कंट्रोल वाल्व को और आईपी के कंट्रोल वाल्व को, उसका प्रेशर है। और सेकेंडरी ऑयल प्रेशर है जो दूसरे डिवाइसेस को ऑपरेट कर रहा है। स्टार्टअप ऑयल है जो स्टार्टअप के टाइम में स्टॉप वाल्व को ओपन करने के लिए प्रेशर जनरेट करेगा और जैसे स्टॉप वाल्व ओपन हो जाएगा उसके बाद ये ऑयल ड्रेन हो जाता है तो इसका प्रेशर खत्म हो जाता है। और एक है ट्रिप ऑयल। ये ट्रिप ऑयल का प्रेशर यहाँ पे दिया गया है, अप्रॉक्स 9 to 10 kg/cm² रहता है। ये ऑयल ही है जो स्टॉप वाल्व को ओपन कंडीशन में होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे ही ट्रिप का कमांड आएगा, ईएचटीसी को सिग्नल आएगा ट्रिप का या हाइड्रोलिक को सिग्नल आएगा ट्रिप का, गवर्निंग सिस्टम में ये ऑयल ड्रेन हो जाएगा। जैसे ये ऑयल ड्रेन होगा सडनली स्टॉप वाल्व दोनों साइड का क्लोज्ड हो जाएगा। स्टॉप वाल्व क्लोज होने से क्या होगा, स्टीम का आना, सप्लाई बंद हो जाएगा। और फिर कंट्रोल वाल्व की बात रही, कंट्रोल वाल्व ओपन कंडीशन में रहेगा और स्पीड कंट्रोल लूप में आ जाएगी मशीन और स्पीड कंट्रोल लूप अपने लॉजिक से फास्ट बट ग्रेजुअली इसको क्लोज करना स्टार्ट करेगा। और वो कैसे करता है वो सारे लॉजिक को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया HPCF कंट्रोल फ्लूइड ऑयल जो होता है, HPCF कंट्रोल फ्लूइड ऑयल है। ये 0 मीटर पे TG बिल्डिंग में दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 पंप है, HPCF पंप प्रेशर जनरेट करके ऑयल को ले जा रहा है, कूलर के थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है और फाइनली ये चला जा रहा है गवर्निंग सिस्टम में जो टर्बाइन के पास में इंस्टॉल्ड है। और गवर्निंग सिस्टम में जाने के बाद ही वहाँ पर ये 3 4 5 लाइंस में डिवाइड हो रहा है जिसमें E to H कन्वर्टर से सिग्नल ले रहा है और प्रेशर जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर का स्पीडर गियर का प्रेशर जनरेट कर रहा है एक लाइन और एक जनरेट कर रहा है प्रेशर स्टार्टिंग डिवाइस का। इसी में जो जो टैंक होता है इसमें जो हमारा ऑयल है वो यूज़ करेंगे हम लोग फायर कोयल जो काफ़ी कॉस्टली है। इस स्लाइड में स्पेसिफिकली स्पीड कंट्रोलर को दिखाया गया। ये स्पीड कंट्रोलर का लूप हो गया और यहाँ नीचे में लोड कंट्रोलर होता है जिसका कमांड पैरेलल आएगा इधर और उसके नीचे पैरेलल में होगा प्रेशर कंट्रोलर। सो इन दोनों का कमांड इस तरह से आगे की तरफ सर्किट में जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर शो नहीं किया गया, सिर्फ हम लोग अभी स्पीड कंट्रोलर के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्पीड कंट्रोलर के बारे में जैसे ही इस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे स्पीड रेफरेंस, तो ऐसा टेम्पलेट ओपन होगा। ये टेम्पलेट जो ओपन होगा यहाँ पर देख सकते हैं कमांड दिया हुआ, टारगेट वैल्यू दिया होगा, ये टारगेट वैल्यू है। यहाँ पर हम लोगों को टारगेट वैल्यू अपना पुट करना। अभी 3000 RPM टारगेट वैल्यू दिया हुआ है और जैसे ही इसको कन्फर्म रैम्प करेंगे यहाँ पर एक और छोटा सा टेम्पलेट ओपन होगा। इस टैब में हम लोग कन्फर्म क्लिक करेंगे तो स्पीड का कमांड चला जाएगा जो हम लोग स्पीड रेफरेंस में देना चाहते हैं। सो स्पीड रेफरेंस हम लोग देंगे। ये कब देते हैं और कब ये ट्रैक करता है वो इसके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्लियरली देखेंगे। उसके बाद ये NRTD में जाएगा जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया पीछे कि TSC मार्जिन से कितना अवेलेबल है, किस रेट से स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, वो ये पिक करके फिल्टर करके आगे भेजेगा और उसके बाद ये फिर जाएगा एक्चुअल स्पीड को जो हमारा कमांड है NRTD में जो आ चुका है उससे कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद प्रेशर बाइसिंग को भी कंसीडर करेगा और फिर आगे जाने के बाद स्पीड कंट्रोल में जाएगा। स्पीड कंट्रोलर एक कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके ये स्पीड का एक कमांड आउटपुट जनरेट करेगा। ये कमांड आउटपुट 2 लूप के थ्रू, एक मैक्सिमम गेट के साथ जो लोड कंट्रोलर के साथ पैरेलल में कपल्ड है, इधर लोड कंट्रोलर का सिग्नल जा रहा है और इधर स्पीड कंट्रोलर का ये 11% जो अभी दिख रहा है ये सिग्नल आ रहा है। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो फिल्टर होके मैक्सिमम आगे चला जाएगा। तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में क्या होता है, लोड कंट्रोलर का जो सिग्नल होता है वो 11% से हमेशा ग्रेटर होता है। सो नॉर्मल रनिंग केस में हमेशा ही लोड कंट्रोलर का सिग्नल यहाँ मैक्सिमम से आगे निकल जाता है। और ये लूप देख पाएंगे, इस लूप में +100% कर दिया, इसका मतलब 11 + 100%।
111% का कमांड जाएगा और उसके बाद ये एक मिनिमम गेट में आएगा। सो मिनिमम गेट में किसका कमांड जा रहा है? स्पीड कंट्रोलर का कमांड जा रहा है जो +100 होकर जा रहा है, और एक लोड कंट्रोलर का कमांड जा रहा है, और एक प्रेशर कंट्रोलर का कमांड जा रहा है। सो हम लोग समझ सकते हैं इस बात को अच्छे से कि जो लोड कंट्रोलर का कमांड होगा और जो प्रेशर कंट्रोलर का कमांड होगा ये हमेशा 100 से कम होगा, और स्पीड कंट्रोलर का कमांड नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, 100 प्लस ऐड होके जा रहा है, तो हमेशा ही ये आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा, क्योंकि इन तीनों में जो मिनिमम रहेगा वो कमांड फाइनली पोजीशन कंट्रोलर के पास जाएगा। सो नॉर्मल रनिंग केस में प्लांट के हमेशा ही स्पीड कंट्रोलर आउट ऑफ सर्विस होगा और लोड कंट्रोल या प्रेशर कंट्रोल में मशीन चलेगा बिकॉज ऑफ दिस लूप लाइन। और इस अगर स्पीड कंट्रोलर इस वाले लॉजिक से पास करने का कोशिश करेगा तो यहाँ भी ये फिल्टर हो जाएगा मैक्स साइकिल के कारण, क्योंकि मैक्स फिल्टर होगा, और मैक्स में लोड कंट्रोलर का सिग्नल हमेशा 11% से ग्रेटर होता है टेक्निकल मिनिमम पे। सो स्पीड कंट्रोलर को हम लोगों ने नॉर्मल रनिंग केस में इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसका सिग्नल कभी भी पोजीशन कंट्रोल तक नहीं जा पाएगा, और स्पीड कंट्रोल नॉर्मल रनिंग सिंक्रोनाइज्ड मशीन में हमेशा ही आउट ऑफ सर्विस रहेगा। बट 3-4 केसेस है जिसमें स्पीड कंट्रोलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये +100 क्यों दिया है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर आ गया पोजीशन कंट्रोलर के पास सिग्नल, ये स्पीड कंट्रोल का नॉर्मल रनिंग केस में आ ही नहीं सकता है, तो जो जिसका भी आएगा लोड कंट्रोल या प्रेशर कंट्रोल का जो सिग्नल आएगा उसको ये E2H कन्वर्टर कन्वर्ट करेगा ऑयल प्रेशर में, और फिर हाइड्रोलिक सर्किट में चला जाएगा। अब ये स्पीड कंट्रोल लूप का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसी में पूरा लॉजिक दिया गया है कि स्पीड कंट्रोल लूप किस सिचुएशन में किस तरह से फंक्शन करता है। सो हम लोग देखेंगे नॉर्मल रनिंग केस में, अगर नॉर्मल रनिंग केस है जो यहाँ पर दिखाया गया फर्स्ट ये फॉर्मूला दिख रहा है, टर्बाइन रनिंग केस, नॉर्मल रनिंग केस का मतलब टर्बाइन की स्पीड कितनी होगी, 3000 आरपीएम होगी, और टर्बाइन क्या होगा, जो हमारा यूनिट है वो सिंक्रोनाइज्ड रहेगा ग्रिड के साथ, सिंक्रोनाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड, और टेक्निकल मिनिमम से ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा होगा। इस केस में हमें पता है कि टर्बाइन हमेशा 3000 आरपीएम के आसपास रन करती रहती है। सो हम लोग जब एक्चुअल स्पीड देखेंगे तो यहाँ एक्चुअल स्पीड दिख रहा है, ये एक्चुअल स्पीड की जो भी वैल्यू आ रही होगी उससे हमेशा ये +20 कर देगा। सो एक्चुअल स्पीड की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी है, अभी ये है 2998, ये वेरी क्लोज टू 3000 है, इसमें +20 कर देगा लॉजिक, और +20 करके लॉजिक ऑटो ट्रैक करके स्पीड कंट्रोलर NR बना देगा। सो ये हो गया हमारा स्पीड रेफरेंस। इस समय हम लोग स्पीड रेफरेंस में अपने साइड से कमांड नहीं दे सकते, ये कमांड हमेशा ये ट्रैक करेगा एक्चुअल स्पीड को, एक्चुअल स्पीड जितना भी रहेगा उसमें +20 करके स्पीड रेफरेंस ऑटोमेटिक ले लेगा। सो जो फॉर्मूला बनेगा NR का, NR यहाँ पर क्या है, स्पीड रेफरेंस का कमांड है, जो फॉर्मूला NR का बनेगा वो एक्चुअल स्पीड जो रहेगा उसमें 20 आरपीएम को ऐड करके ये बना देगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, 20 आरपीएम को ऐड किया इसने, फिर NRTD को दिया, सो NRTD को भी मिलेगा कि नहीं स्पीड को 3000 से बढ़ाकर 3018 करना है। सो वो भेजेगा सिग्नल फाइनली, और ये कंपेयर करेगा किससे, ये कंपेयर करेगा एक्चुअल स्पीड से, और दिखेगा उसको एरर कितना दिखेगा, 20 आरपीएम का एरर है। सो ये 20 आरपीएम स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर कैलकुलेशन करेगा और बोलेगा कि 11% जो है वो आपको कंट्रोल वाल की पोजीशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाना चाहिए जिससे कि वो स्पीड को इंक्रीज करा पाए। सो ये 11% का इंक्रीज कराने का कोशिश करेगा, 3000 तो ऑलरेडी था ही, ये आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ 2 लूप में जाएगा, इसमें एक +100 हो जाएगा, जो कि +100 होने के कारण मिनिमम सर्किट लॉजिक के पास जाके ये फंस जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा क्योंकि 100 से ज़्यादा हो नहीं सकता, और मैक्सिमम में यहाँ लोड कंट्रोल के साथ ये प्ले करेगा। सो लोड कंट्रोलर का लॉजिक जो है टेक्निकल मिनिमम के लिए हमेशा 11% से ग्रेटर होता है, सो यहाँ मैक्सिमम में ये फिल्टर हो जाएगा। फाइनली नॉर्मल रनिंग केस में क्या होगा, हमेशा ही टरबाइन वो लोड कंट्रोल या प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, स्पीड कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग स्पीड कंट्रोल लूप को इस तरह से डिज़ाइन करके रखे। और नॉर्मल रनिंग केस में जो स्पीड कंट्रोल का रेफरेंस वैल्यू होगा वो एक्चुअल स्पीड +20 आरपीएम होगा। ये आप लोग अपने कंट्रोल रूम के EHTC पेज में भी देख सकते हैं, जब भी आप ओपन करेंगे तो जो एक्चुअल स्पीड रहेगा उससे +20 करके रेफरेंस हमेशा आपको दिखेगा, और ये वैल्यू हमेशा 11 या 10 के आसपास रहेगी, क्योंकि उतना ही प्रोपोर्शनलिटी कमांड इलेक्ट्रॉनिक कमांड जनरेट कर रहा होगा नॉर्मल रनिंग केसेस में। नेक्स्ट है टरबाइन ट्रिप केस। सपोज टरबाइन ट्रिप कर गया, टरबाइन ट्रिप करने के बाद जो लोड कंट्रोलर है उसमें मशीन रहेगी नहीं, क्योंकि अब तो लोड आएगा नहीं, ग्रिड से यूनिट डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो लोड कंट्रोल में रहेगा नहीं, प्रेशर कंट्रोल में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमें कोई पावर जनरेट करना नहीं है। अब हमें क्या करना है, मेन टारगेट हमारा क्या होगा, जब टरबाइन ट्रिप कर चुका है मेन टारगेट होगा कि टरबाइन के स्पीड को लेकर
ड्रॉप करते हुए हमें लेकर आना है 80 आरपीएम के पास। 80 आरपीएम क्या है? बारिंग स्पीड है। सो टरबाइन को हम लोगों को बारिंग स्पीड पे लेके आना, और उसके बाद टरबाइन को ऑयल से हम लोग घुमाते रहेंगे सो डैट कि जो थर्मल स्ट्रेस है वो डेवलप ना हो, और टरबाइन स्मूथली अपना 80 आरपीएम पे रोटेट होता रहे, और जो ऊपर और नीचे का टेम्परेचर, अप एंड डाउन टेम्परेचर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर धीरे धीरे करके टरबाइन ठंडा हो। इसलिए हम लोग इसको बारिंग स्पीड पे लाकर होल्ड करेंगे। सो बारिंग स्पीड पे लाने के लिए हम लोगों को 3000 आरपीएम में था, 3000 आरपीएम में जो टरबाइन रोटेट करी थी उसको ड्रॉप करके हम लोगों को 80 आरपीएम पे लाना है। सो ये भी ऑल ऑफ ए सडन नहीं कर सकते हैं, वरना टरबाइन पे बहुत सारा स्ट्रेस आएगा। इसको भी एक रेट फॉलो करके हम लोग ड्रॉप करेंगे। वो रेट फॉलो करने के लिए क्या होता है, जैसे ही टरबाइन ट्रिप करता है सो लोड कंट्रोल जो है वो फेल हो जाता है, प्रेशर कंट्रोल फेल हो जाता है, और मशीन तुरंत ही स्पीड कंट्रोल में एक्टिव हो जाती है। स्पीड कंट्रोल में एक्टिव होती है, बट लॉजिक तो डिफरेंट होगा। अभी जो एक्चुअल स्पीड है उससे +20 करके तो नहीं ले सकते हैं, +20 करके लेंगे तो ये कंट्रोल वाल को क्लोज नहीं होने देगा और इंक्रीज करेगा। सो जो अब लॉजिक लगेगी वो ये लगेगी कि जो हमारा स्पीड रेफरेंस होगा वो एक्चुअल स्पीड में -120 आरपीएम करेगा। सो जनरली ये कहता है कि जो एक्चुअल स्पीड है, सपोज ये 3000 आरपीएम रनिंग कंडीशन में और टरबाइन ट्रिप कर गया, सो टरबाइन की स्पीड अभी भी 3000 आरपीएम है, इसमें -120 करेगा और फाइनल यहाँ पर स्पीड रेफरेंस बनेगा। जैसे इसको -120 मिलेगा, एनआरटीडी कैलकुलेट करेगा कि किस रेट से हम लोग, किस फास्ट रेट से, मैक्सिमम फास्ट रेट से हम लोग टरबाइन के स्पीड को ड्रॉप कर सकते हो, और वो फिर फाइनली यहाँ जाएगा और इन दोनों को कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से स्पीड कंट्रोलर को कमांड देगा, और स्पीड कंट्रोलर तुरंत ही सिग्नल को ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। सिग्नल ड्रॉप करेगा और ये आगे की तरफ इस सर्किट से होते हुए चला जाएगा, कंट्रोल वाल को फास्ट रेट से बंद करना स्टार्ट करेगा। ऑलरेडी स्टॉप वाल ट्रिप कंडीशन में बंद हो चुका है, ESV स्टॉप वाल बंद हो चुका, बट कंट्रोल वाल भी हमें बंद करना है। जो भी पासिंग और जो भी स्टीम वहाँ पर एक्यूमुलेटेड है जो टरबाइन को रोटेट करा, उसको भी सेफ गार्ड करना। सो ESV तो बंद है ही, उसके बाद कंट्रोल वाल को भी एक फास्टर रेट से हम लोगों को बंद करना, और वो काम स्पीड कंट्रोलर करता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन कि NR इज इक्वल टू एन एक्चुअल -120 आरपीएम देता चला जाता है। तो जैसे जैसे हमारा एक्चुअल स्पीड गिरता जाएगा वैसे वैसे NR भी ड्रॉप करेगा। एक्चुअल स्पीड गिर रहा, NR भी ड्रॉप करा, क्यों? क्योंकि ये -120 आरपीएम ऑटोमेटिक लेता चला जा रहा है। प्लांट टू प्लांट लॉजिक थोड़ा वेरी कर सकता है, बट नॉर्मल केसेस में 500 मेगावाट BHEL के स्टैंडर्ड यूनिट्स में जो NR का कैलकुलेशन है वो एन एक्चुअल -120 आरपीएम हो सकता है। ये जब यूनिट ट्रिप करेगा उस समय हम लोग ओपन करके पेज EHT का देख सकते हैं कि किस रेट से ये रेफरेंस को अपने गिराता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल स्पीड गिरता जाएगा, क्योंकि स्टीम अब जा नहीं रही है, और एक रेट भी पकड़ेगा, कंट्रोल वाल को इसको बंद करना है, और NR भी उसके साथ साथ ड्रॉप करता जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा ये और इसमें जो गैप रहेगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट होगा एक टरबाइन ओवर स्पीड। ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर सपोज लोड थ्रो ऑफ हो गया, लोड थ्रो ऑफ होने का मतलब सडनली लोड बहुत सारा ग्रिड में जाना स्टॉप हो गया। सो लोड थ्रो ऑफ होगा तो, या फिर टरबाइन ट्रिप करती है सपोज, इन दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा जो लोड जो जनरेट हो रहा था, सपोज मानते हैं कि 500 मेगावाट फुल लोड जनरेट हो रहा था और ये ग्रिड में चला जा रहा था, और इस साइड है टरबाइन। सो ये लोड जा रहा था, टरबाइन की स्पीड 3000 आरपीएम थी, और ये लोड स्मूथली ट्रांसफर होकर ग्रिड में चला जा रहा था। सडनली अगर किसी भी प्रॉब्लम के कारण लोड थ्रो ऑफ हुआ, मतलब कि ग्रिड में टोटल लोड इसका नहीं जा पा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन 200 मेगावाट 300 मेगावाट का लोड थ्रो ऑफ हो गया। सो ये जो लोड है, या फिर टरबाइन ट्रिप करती है, उस केस में भी 500 मेगावाट सडनली ग्रिड में जाना स्टॉप हो गया, और इसके पास टरबाइन के पास तो काइनेटिक एनर्जी है जिससे कि वो जनरेटर को घुमा के जनरेट करके पावर ग्रिड में भेज रहा था स्टेबली। बट अभी क्या होगा, ये जितने भी लोड है वो सारे टरबाइन को ही झेलना पड़ेगा, आगे ये भेजने का सर्किट कट हो गया। तो टरबाइन में ये पूरा लोड जो रहेगा, जो 500 मेगावाट या जो भी लोड थ्रो ऑफ हुआ, वो पूरा इसमें जाएगा। तो होगा इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि टरबाइन का जो आरपीएम है, आरपीएम वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करने का ट्राई मारेगा, क्योंकि लोड ये इसी के पास रह गया, लोड ये ट्रांसफर आगे की तरफ नहीं कर पा रहा। ये लोड नहीं ट्रांसफर कर पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, आरपीएम उसका बहुत फास्टली इंक्रीज करेगा। सो इस केस में क्या होगा, टरबाइन ओवर स्पीड होगा। टरबाइन जब ओवर स्पीड होगा तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगा टरबाइन के लिए, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, और उस स्ट्रेस से, थर्मल स्ट्रेस से टरबाइन डैमेज भी हो सकता है। सो इस ओवर स्पीड को हम लोगों को बचाना है। सो टरबाइन ओवर स्पीड के केस में क्या होगा, अगर नॉर्मल केस देखेंगे तो एक्चुअल स्पीड जो उसमें +20 कर रहा है, टरबाइन ट्रिप केस देखेंगे तो +20 कर रहा है नॉर्मल केस में, रनिंग केस में -120 कर रहा है ट्रिप कंडीशन में, रेफरेंस ऑटो ट्रैक करके। और इस केस में ये दोनों फॉलो नहीं करके क्या करेगा, NR को एक स्पेसिफिक वैल्यू पर ब्लॉक कर देगा, 3030 आरपीएम। ये वैल्यू भी हर प्लांट में अलग अलग सेट हो सकती है, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम लोग देख सकते हैं।
सपोज मानते हैं कि ये 3030 या 3060 आरपीएम पे इसने ब्लॉक कर दिया, इससे ज़्यादा एनआर वैल्यू नहीं जाएगा। एनआर वैल्यू जैसे ही, मतलब कि टरबाइन का स्पीड उस समय क्या होगा, 3010 आरपीएम। इससे अगर टरबाइन की स्पीड ज़्यादा होने लगेगी तो ये एनआर ऑटोमेटिकली प्लस में चला जाएगा, 20 करने के बाद ये आ जाएगा 3030 आरपीएम। अब इसके ऊपर एनआर की वैल्यू जाएगी नहीं, एनआर वहाँ पे ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, बट एनआर वैल्यू वहीं रुक जाएगा। तो एक टाइम होगा जब ये इसकी स्पीड ओवर स्पीड हो जाएगी 303 आरपीएम के, तो एनआर वैल्यू और जो एक्चुअल स्पीड है वो इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया एरर का, जीरो हो गया। जीरो एरर का जब डिफरेंस होगा, उसके बाद अगर इसकी इंक्रीज करती है और स्पीड, सपोज ये हो गया 3050 आरपीएम और ये अभी भी 3030 आरपीएम है, तो इसकी जो एरर की डिफरेंस होगी वो माइनस में जाएगी, -20 आरपीएम। नो माइनस में जैसे ही एरर की वैल्यू आएगी तो ये जो कंट्रोलर आउटपुट है इसका जो सिग्नल +11 था अभी, वो निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। और जब निगेटिव स्टार्ट होगा कंट्रोलर का आउटपुट, तो ये +100, ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, ये निगेटिव अगर हो गया, कंट्रोलर आउटपुट नेगेटिव जैसे ही होगा, इसमें +100 करेंगे तो फाइनली इधर वैल्यू <100 स्टार्ट होगी और एक स्मूथ रेट से ये वैल्यू ड्रॉप करना स्टार्ट करेगी और एक टाइम के बाद ये मिनिमम लॉजिक को क्रॉस करेगी, लोड कंट्रोलर और प्रेशर कंट्रोलर से भी कम हो जाएगी और ये मिनिमम लॉजिक को क्रॉस करके कंट्रोल वाल के पास उसे क्लोज करना स्टार्ट करेगी। सो ओवर स्पीड के केस में टरबाइन को बचाने का काम करता है स्पीड कंट्रोलर। कभी अगर टरबाइन ओवर स्पीड केस में गया है लोड थ्रो ऑफ के कारण या ट्रिपिंग के बाद, तो स्पीड कंट्रोलर एक्टिव होगा, एनआर को ब्लॉक करेगा, एनआर को ब्लॉक करने के बाद एरर को नेगेटिव होने देगा। नेगेटिव जैसे ही होगा एरर, कंट्रोल वाल का जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो नेगेटिव होगा और +100 के कारण उसका सिग्नल फाइनली <100 आएगा और मिनिमम गेट को वो क्रॉस करके कंट्रोल वाल को ऑपरेट करके ग्रेजुअली बंद करना स्टार्ट करेगा। एक्चुअल में वो टरबाइन के ओवर स्पीड को बचाने के लिए ही ये लॉजिक स्पीड कंट्रोलर को दिया गया। और लास्ट केस है टरबाइन रोलिंग केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब हम लोग टरबाइन को रोल कर रहे थे, मतलब कि टरबाइन अभी ग्रिड से, हमारा यूनिट जो है वो ग्रिड से नहीं कनेक्टेड है, ग्रिड से ऑफ है, ऑफ है, ग्रिड में पावर अभी नहीं जा रहा। सो लाइट अप करने की कंडीशन है। सो हमारा जो टरबाइन है वो 80 आरपीएम पे बारिंग स्पीड में है। अब हम लोगों को फर्स्ट रोलिंग करना, फर्स्ट रोलिंग जो है वो 360 आरपीएम पे होता है। सो कमांड हमें क्या देना है, स्पीड कंट्रोल में ओपन करेंगे और मैनुअली यहाँ पर 360 का कमांड देंगे आरपीएम का, और 80 आरपीएम में टरबाइन रोटेट हो रही थी, बारिंग ऑयल के कारण, स्टीम के कारण नहीं हो रही थी, बारिंग ऑयल के कारण हो रही थी। और जैसे ही 360 आरपीएम यहाँ पे कमांड देंगे, स्टॉप वाल्व खोलने के बाद ही ये कमांड दिया जाता है, ये एक सिग्नल जनरेट करेगा यहाँ पर और स्पीड कंट्रोलर अभी लूप मैक्सिमम सर्किट से आगे की तरफ भेज देगा, क्योंकि लोड कंट्रोल का अभी सर्किट वो बहुत ही लेस है कंपेयर टू दिस। नॉर्मल टेक्निकल जो हमारा लोड होता है, इन हाउस लोड कहते हैं उसको, वो है 50 मेगावाट। 50 मेगावाट तक हम लोग टरबाइन को सिंक्रोनाइज करने से पहले ही लोड डला सकते हैं, ये इन हाउस लोड कहलाता है। सो रोलिंग के केस में क्या होगा, एनआर इज गिवन बाय द ऑपरेटर मैनुअली, स्पीड रेफरेंस हम लोग मैनुअली डालेंगे। इस स्लाइड में क्लियर हो गया कि जो 4 केसेस स्पीड कंट्रोल लूप फॉलो करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, वो क्या क्या है। रनिंग केस में +20 करेगा एक्चुअल में और एनआर बन जाएगा। ट्रिप केस में -120 करेगा और एनआर बन जाएगा। ओवर स्पीड केस में ब्लॉक होगा और नेगेटिव सिग्नल जनरेट करेगा कंट्रोलर में। और रोलिंग के केस में एनआर ऑपरेटर खुद से इनपुट करेगा जो हमारा रोलिंग स्पीड होगा 1 बाय 1 करके। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है कि dN/dt जो आरपीएम पर मिनट का जो रेट है, जिस रेट से स्पीड कंट्रोलर एनआरटीडी अलाउ करेगा स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, वो रेट का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। ये टीएससी मार्जिन है, ये हम लोग देखेंगे कि 30 के मैक्सिमम मार्जिन है, या इसी को दूसरे अल्टरनेटिव वे में बोल सकते हैं 100% मार्जिन। तो 100% मार्जिन है और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्जिन है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्जिन है जो होना ही चाहिए क्रिटिकल स्पीड के बाद क्रॉस करने के लिए। सो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम आप 100% मार्जिन गेन करने के बाद अगर किस रेट से स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं टरबाइन के, वो दिखाया गया है 600 आरपीएम पर मिनट। और जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, जो मिनिमम रेट होना चाहिए जिससे कि क्रॉस करना ही है टोटल जोन को, 700 आरपीएम से लेकर 3000 के बीच में,
मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो है 108 आरपीएम पर मिनट। उसी को दिखाया गया लोड कंट्रोलर के लिए भी, ये टीएससी मार्जिन के हिसाब से दिखाया गया 100%। अगर आपको टीएससी मार्जिन मिल रहा है मतलब 30 के कहीं कहीं पर इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, सो हम लोग लोड को इंक्रीज करा सकते हैं 25 मेगावाट पर मिनट के रेट से। और ये डिसाइड करने के PRTD डिसाइड करेगा कि मार्जिन कितना है और किस रेट से हम लोग लोड कंट्रोल को आगे की तरफ सिग्नल भेज सकते हैं। ये पीडी कंट्रोलर का स्पीड कंट्रोलर, जो पीडी कंट्रोलर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फाइनल जो आउटपुट है वो उसका लॉजिक कैसे, वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो यहाँ देखेंगे जो कंट्रोलर का आउटपुट था वो एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होता है। एरर सिग्नल क्या हो गया? एरर सिग्नल हो गया जो हमारा रेफरेंस वैल्यू है और माइनस एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यू नॉर्मल केसेस में क्या है? 3000 है सपोज, और रेफरेंस वैल्यू क्या होगा? 3020, क्योंकि हम लोगों ने देखा है क्या कर रहा होता है रेफरेंस, +20 ऐड करके ऑटो ट्रैक करता रहता है। सो एरर हमेशा कितना रहेगा? नॉर्मल केस में वो +20 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं +20 का एरर हो गया, इसके प्रोपोर्शनल है। सो +20 को ऊपर रखेंगे और ये रेफरेंस, ये वाला स्पीड हम लोग डिवाइड करते हैं 3600 और परसेंटेज निकालते हैं। सो परसेंटेज निकला 0.55%। और KP गेन दिया हुआ ये एक वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। सो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली जो निकलेगा आउटपुट वो 11% है। यही 11% हमारा कंट्रोलर आउटपुट है। सो किसी भी टाइम में हम लोग कंट्रोलर का आउटपुट निकाल सकते हैं नॉर्मल केसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई करके। यहाँ पर दिखाया गया है जैसे NR है ये 3018 है और एक्चुअल स्पीड 2998 है, इन दोनों का डिफरेंस 20 होगा। नॉर्मल केस में हमेशा ही डिफरेंस 20 करेगा क्योंकि ऑटो ट्रैक कर रहा, और उसको डिवाइड करेंगे 3600 से, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर गेन को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे। अब इसी केस में हम लोग देखेंगे NR का वैल्यू अगर ब्लॉक हो गया है सपोज 3030 पे, और एक्चुअल जो है वो 3040 हो गया, इंक्रीज कर गया। सो ये जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा 10 RPM, और निगेटिव आने के कारण ये जो होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा जितना भी परसेंटेज होगा। फिर इसमें गेन मल्टीप्लाई होगा, फाइनली जो सिग्नल जनरेट होगा कंट्रोलर का आउटपुट जो जनरेट होगा वो कुछ निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आने के कारण +100 के बाद ये <100 होगा, और एक टाइम के बाद ओवर स्पीड के केस में इसका सिग्नल जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का जो परसेंटेज है वो < हो जाएगा लोड एंड प्रेशर कंट्रोलर से, और ये फाइनली आगे की तरफ सर्किट को क्रॉस कर जाएगा और इस कंट्रोल वाल को क्लोज करके ओवर स्पीड से टरबाइन को बचाने का काम करेगा।